मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह भूगोल कक्षा 6 to 12 तक ले पढ़ेंगे। खान सर का एनसीईआरटी भूगोल पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड संबंधी तथ्य एवं सिद्धांत। आइए इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग देखते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या? द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का आकार कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। ब्रह्मांड का आकार कैसा? अंडाकार होता है। पदार्थ और ऊर्जा के लघु संगुच्छों स्मॉल क्लस्टर के अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड क्या है? लगभग खाली है। पदार्थ और ऊर्जा के लघु संगुच्छ को स्मॉल क्लस्टर के अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड को क्या है? तो लगभग खाली है। ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है और न ही कोई आरंभिक किनारा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण किस रूप में आबद्ध है? तो एक अंतहीन वक्र के रूप में है। एक अंतहीन वक्र के रूप में है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इसमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, जर्मन दार्शनिक जो है इमैनुअल कांट का है, जो 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया था। यह संशोधन किस नाम से जाना जाता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका परिकल्पना के नाम से जानते हैं। निहारिका परिकल्पना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? जिसे हम लोग बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। कब माना जाता है? 15 वर्ष पूर्व माना जाता है। परंतु नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? 13.8 अरब वर्ष पूर्व माने जाते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आरंभ में परमाणु से भी छोटा एक अति उष्ण कण था, जो बाद में ठंडा होने पर फुटबॉल के आकार में परिवर्तित हो गया। इसमें अचानक क्या हुआ, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी? एक महाविस्फोटक हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार आरंभ में परमाणु से भी छोटा एक अति उष्ण कण था, जो बाद में ठंडा होने पर फुटबॉल के आकार में परिवर्तित हो गया। इससे अचानक क्या हुआ, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। इसे कहते हैं एक महाविस्फोट कहते हैं, जिसे बिग बैंग कहते हैं। महाविस्फोट के लिए उत्तरदायी बल किन दो मूलभूत बलों में विभाजित हो गया? 2 बल में विभाजित हुआ था, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल में विभाजित हो गया था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग सिद्धांत किस परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार हम लोग जानते हैं। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना के अनुसार जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार
एक निश्चित समय पर एक कण के विस्फोटक के साथ अवलोकन योग ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। यह विचार पहली बार 1927 में किसने दिया था, जिसे आज लगभग सभी खगोलविद द्वारा स्वीकार किया जाता है? जॉर्जेस लेमांट्रे बेल्जियम के हैं। 1929 ईस्वी में किसने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है? एडविन पावेल हब्बल ने दिया था। इसके विपरीत किसने स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत की थी? हायल ने किया था। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। इसके विपरीत किसने स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत किया था? हायल ने किया था। स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किस भी समय में एक ही जैसा रहा, लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार संबंधित अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिकों समुदाय आज किस सिद्धांत पर पक्षधर है? ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत पर। आरंभ में परमाणु का अस्तित्व नहीं था, किंतु वे कौन से सूक्ष्म कण थे जिसके संलयन के परिमाण स्वरूप सूक्ष्मतम परमाणु हाइड्रोजन का निर्माण हुआ? क्वार्क, जिसे क्वार्क कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ था? तो हीलियम गैस का निर्माण हुआ था। आइए हम कुछ फैक्ट तथ्यों को देखते हैं। किसे कहते हैं निहारिका परिकल्पना? निहारिका क्या है? निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से घिरा हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था में से संबंधित है। बाद में सन 1900 में चेम्बरलेन और मल्टेन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स के बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यदि कुछ समय बाद खगोलविद सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने के बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतरक सिद्धांत बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजर्स ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण और टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष, जिसे लाइट ईयर कहा जाता है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का समय का नहीं वरन दूरी का माप होता है। प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। गतम्य में कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यह 9.461 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है, या 9.461 गुने 10 टू पावर 15 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी और सूर्य की औसतन दूरी 14 करोड़ होता है। किस प्रक्रिया के कारण
निश्चित ऊर्जा ही सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसे संलयन कहते हैं। उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ है। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया, इसके विकिरण का तापमान गिरने लगा। विस्फोटक के 1 सेकंड बाद इसका तापमान लगभग 10 अरब डिग्री केल्विन 10 केल्विन था। लगभग 100 सेकंड बाद ब्रह्मांड का तापमान कितना रह गया? 1 अरब डिग्री केल्विन रहा, यानी कि 10 केल्विन रहा। आरंभ में ब्रह्मांड में मुख्यतः फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इनके प्रतिकण थे। ब्रह्मांड में हमारे क्या क्या थे? मुख्यतः प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इनके प्रतिकण थे। इनमें से अत्यंत हल्का कण कौन सा है? हल्का कण सबसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है। सबसे हल्का न्यूट्रिनो है, कण हल्का कण न्यूट्रिनो है। 1 अरब डिग्री केल्विन तापमान पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों का इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे शक्तिशाली नाभिकीय बल के आकर्षण को तोड़ सके। फलतः उन्होंने मिलकर ड्यूटेरियम के नाभिक बनाए। ड्यूटेरियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। भारी हाइड्रोजन से हीलियम नाभिक निर्मित हुए। बाद में किन दो अपेक्षाकृत भारी तत्वों की उत्पत्ति हुई थी? लिथियम और बेरिलियम। ये भारी तत्व की उत्पत्ति हुई थी। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। उस समय ब्रह्मांड कैसा हो गया था? पारदर्शी हो गया था। महाविस्फोट के केवल कुछ घंटों के भीतर ही हीलियम और अन्य तत्वों का निर्माण हुआ, जो रुक गया। बिग बैंग होने के कितने समय के बाद पहले परमाणु का निर्माण हुआ? आरंभिक 3 मिनट के अंदर हुआ था। 3 मिनट के अंदर निर्माण हुआ था। जिन भागों का घनत्व औसत से कुछ अधिक था, वहां अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रसार धीमा हो गया। वे संकुचित होने लगे और उनके बाहर स्थित द्रव के गुरुत्व बल के कारण उनमें घूर्णन गति उत्पन्न हो गई। जैसे जैसे उन क्षेत्रों का आकार घटता गया, वैसे वैसे उनकी घूर्णन गति बढ़ती गई। इसके बाद चकती के आकार के किन पिंडों का जन्म हुआ? घूर्णनशील मंदाकिनियों का जन्म हुआ था। घूर्णनशील मंदाकिनियों का जन्म हुआ था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकमात्र कण हुआ। यही एकमात्र कण किसके विकास का आधार बना? आकाशगंगा के विकास का आधार बना। असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उसकी दूरी 1000 वर्षों से मापी जाती है। एक अकेले आकाशगंगा का व्यास कितना हो सकता है? 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे क्या कहा जाता है? निहारिका कहते हैं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल से संचयन होती है, जिसे क्या कहा जाता है? निहारिका कहते हैं। नोट: निहारिका अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल कणों से मिलकर बना है। बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। इन पिंडों से किनका निर्माण हुआ है? तारों का निर्माण हुआ है। ऐसा विश्वास कि
विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 वर्ष अरब पहले हुआ था। तारों का निर्माण कब हुआ था? 5 से 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कौन सी निहारिका नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है, जिसे ओरियन नेबुला कहते हैं। ओरियन नेबुला कहते हैं। कौन सी निहारिका नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है? ओरियन नेबुला। तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होता है। तारों की दूरी किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष की दूरी से मापा जाता है। तारों का रंग का सूचक उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग का सूचक उसके ताप पर निर्भर करता है। 95,98,000 किलोमीटर है प्रकाश की। वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष केवल 8.311 मिनट 8.311 मिनट में आते हैं। तारे क्यों चमकते हैं? तारों का एक जीवन चक्र होता है। उनका जन्म गैस के बादलों यानी निहारिकाओं से होता है। इन बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस होती है। मंदाकिनियों में तारों का हमारा जन्म रहता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि हमारे सूर्य का जन्म करीब 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। जब गैस का संकुचन होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और नाभिकीय संलयन शुरू होता है। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम के परमाणु बनाते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा में से उत्पन्न तारों के भीतरी भाग का तापमान लाखों डिग्री केल्विन तक पहुंच जाता है और तारे चमकने लगते हैं। सूर्य जैसे अन्य तारे अरबों वर्षों तक चमकते रह सकते हैं। अपेक्षाकृत बड़े तारों में हाइड्रोजन के परमाणुओं का संलयन तेजी से होता है, अतः इनकी चमक ज़्यादा होने के बावजूद इनका जीवन काल कुछ लाख वर्ष ही होता है। किसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा? चंद्रशेखर सीमा क्या है? किसी अस्थायी श्वेत वामन तारे का सैद्धांतिक रूप से अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान 1.4 सौर द्रव्यमान है, जो यह दर्शाता है कि एक श्वेत वामन का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से अधिक नहीं हो सकता है। इस द्रव्यमान से अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन हाश दबाव इस स्तर पर नहीं रह जाता है कि वह तारे को न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में परिवर्तित होने से रोक सके। इस सीमा का नाम भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 1930 में मात्र 19 वर्ष की आयु में इस सीमा की खोज की। इन्हें तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन हेतु 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।